हेलो दोस्तों, लेट नाइट हॉरर स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शुरू करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरीज का 11वां एपिसोड। कहानी एक छोटे से गांव कसमपुर की है। इस गांव में एक पुराना और जर्जर मकान था जिसे लोग भुतहा मकान कहते थे। ये घर पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। मकान का बाहरी हिस्सा मिट्टी और काई से ढका हुआ था। घर के आसपास बड़ी बड़ी घास और बेलों ने उसे घेर रखा था। ये घर एक बूढ़ी औरत सविता काकी का था जो अपनी पोती पायल के साथ वहां रहती थी। पायल का बचपन में ही देहांत हो गया था और कहते हैं कि पायल की मौत के बाद सविता काकी ने उस घर से कभी बाहर कदम नहीं रखा। लोगों का मानना था कि पायल की आत्मा उस घर में ही भटकती है। पायल का सबसे खास खिलौना था एक गुड़िया जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती थी। उसके मरने के बाद भी सविता काकी ने उस गुड़िया को संभाल कर रखा था। उस गुड़िया की आंखें काले शीशे जैसी थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। कहानी के असली किरदार रमेश और उसके दो दोस्त अमित और सुरेश हैं। तीनों जवान थे और हमेशा गांव के किस्से कहानियों को लेकर उत्सुक रहते थे। उन्होंने उस गुड़िया और भुतहा मकान की कहानियां सुन रखी थी, पर किसी ने भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, चलो उस घर में चलते हैं और उस गुड़िया को देख कर आते हैं। लोगों का कहना है कि वो गुड़िया अब भी पायल की आत्मा से जुड़ी है। अगर हम में से कोई उसे छुएगा तो वो आत्मा हमें छोड़ने वाली नहीं। सुरेश और अमित घबरा गए, पर रोमांच ने उन्हें भी उस चैलेंज को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तीनों रात को प्लान बनाकर माचिस की हल्की रोशनी के सहारे घर के अंदर पहुंचे। घर के अंदर की हालत और भी डरावनी थी। हर जगह मकड़ियों के जाले थे, दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां लंबे नाखूनों से खरोंचे मारी हों। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में ही किसी की मौजूदगी हो। उनके कदमों की आवाज उन खामोश दीवारों से टकराकर वापस गूंज रही थी। अमित ने एक कमरे में कदम रखा जहां उसे एक पुरानी अलमारी दिखी। अलमारी आधी खुली हुई थी और उसके अंदर बैठी थी वो काले शीशे जैसी आंखों वाली गुड़िया। गुड़िया की मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसे निहारते ही किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भर दे। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस गुड़िया को उठाने का सोचा। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, घर के अंदर एक तेज हवा का झोंका चला और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा हो गया और तभी रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। अचानक गुड़िया की आंखों से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। उसने रमेश के हाथ में खुद को कसकर पकड़ लिया और एक धीमी डरावनी हंसी घर के अंदर गूंजने लगी। रमेश ने देखा कि गुड़िया के चेहरे पर पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हंसी थी जो सीधी उसकी ओर देख रही थी। जैसे ही रमेश के हाथ में गुड़िया ने खुद को और कस लिया, उसकी रूह कांप गई। सुरेश और अमित जो थोड़ी दूर खड़े थे, उन्होंने भी महसूस किया कि घर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। उनकी सांसें ठहर सी गईं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर हावी हो रही हो। दीवारों पर हल्की सरसराहट की आवाजें गूंजने लगी। वो तीनों इतनी घबराहट में थे कि उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी रमेश ने अपने हाथ से गुड़िया को गिराने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में जैसे कोई जकड़न सी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी उस गुड़िया को अपने हाथ से नहीं हटा पा रहा था। अचानक गुड़िया ने अपने सिर को हल्का सा घुमाया और सीधा रमेश की आंखों में देखने लगी। उसकी काले शीशे जैसी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो रमेश की आत्मा में झांक रही हो। रमेश को लगा कि उसके कानों में किसी लड़की की हल्की सी फुसफुसाहट हो रही है। तुमने मुझे क्यों छुआ? एक धीमी नफरत भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रमेश ने डर के मारे गुड़िया को फेंकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसी बीच अमित ने कमरे से बाहर भागने का फैसला किया। उसने घबराहट में दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे जाना है। उसकी आवाज घुटी घुटी सी लग रही थी, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। तभी अचानक एक भयंकर ठंडक अमित के शरीर में दौड़ गई और वो वहीं ठिठुर गया।
सुरेश और रमेश ने देखा कि अमित की आंखें सुन्न हो चुकी थी और वो बिना हिले डुले एक जगह खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सा खालीपन था। कुछ ही पलों में अमित कमरे में गायब हो गया। सुरेश और रमेश ने कमरे में चारों तरफ देखा, पर अमित का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी समझ से बाहर था कि इतने पास खड़े होने के बावजूद अमित कैसे गायब हो सकता है। सुरेश की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रमेश को भी लगा कि उनके लिए यहां से बाहर निकलना ही बेहतर होगा। तभी गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी चमकने लगी। घर की दीवारों पर छाया सी चलने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य परछाई घूम रही हो। रमेश ने साहस जुटाते हुए पूछ ही लिया, तू कौन है और हमें क्यों परेशान कर रही है? गुड़िया की हंसी घर में गूंजने लगी और एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे किसी ने समझा नहीं, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। मैं पायल हूं, मेरी आत्मा इस गुड़िया में कैद है और अब जो इस घर में आएगा उसे भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए। सुरेश के मन में इतनी दहशत थी कि वो भागकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। वो जितनी ताकत लगा सकता था उसने लगा दी, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से रमेश ने उसे आवाज दी, सुरेश रुक, हमें इस भूतनी का सामना करना ही होगा। लेकिन सुरेश ने रमेश की बात सुने बिना ही एक जोरदार चीख मारी और उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों से एक काले रंग के आंसू बहने लगे और कुछ ही पल में उसका शरीर जैसे किसी भयानक परछाई में बदल गया। रमेश ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को खोते हुए देखा। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं और सुरेश का शरीर धीरे धीरे कमरे की दीवार में विलीन हो गया। रमेश के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसके सारे दोस्त गायब हो चुके थे और वो जानता था कि अब उसे किसी भी हालत में बाहर निकलना होगा। वो एक बार फिर गुड़िया की तरफ मुड़ा और सविता काकी के किस्से को याद करने लगा। उसने गांव में सुना था कि सविता काकी ने बताया था कि पायल की आत्मा को सिर्फ वही इंसान चैन दे सकता है जो उस गुड़िया को उसके असली स्थान पर लौटाए। रमेश ने गांव में सुनी हुई बातों को याद किया, वो किस्से जो लोगों ने इस घर के बारे में बताए थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि घर की सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में पायल की आत्मा को बांधने का कोई तरीका था। वो एक किस्म का चिन्ह था जहां गुड़िया को रखकर ही उस आत्मा को चैन मिल सकता था। इस उम्मीद में कि शायद वही उपाय पायल की आत्मा को मुक्त कर सके, रमेश ने डरते डरते ऊपर की मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा। कमरा पूरी तरह खाली था, पर वहां एक पुरानी तख्त थी जिस पर गुड़िया का घर बना हुआ था। रमेश ने बिना देर किए गुड़िया को वहां रख दिया। इस बार रमेश आसानी से उस गुड़िया को अपने से अलग कर पाया। उसे रखते ही रमेश मुंह फेर कर बाहर निकलने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक भारी सन्नाटा छा गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को जकड़कर धीरे से कह दिया हो, तुमने मुझे चैन दे दिया। रमेश ने पलट कर देखा तो वो गुड़िया अभी भी उस गुड़िया घर में रखी थी, मगर अब वो बिल्कुल आम गुड़िया की तरह बेजान लग रही थी। उसके कदम अपने आप हल्के हो गए और वो किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब रहा। बाहर उसके दोस्त उसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। रमेश के बाहर आते ही उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। उसने थकी हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बताया, कैसे गुड़िया में किसी आत्मा का वास था और कैसे उसने उसे उस पुराने कमरे में छोड़ दिया। उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक अनकहा डर था। कोई भी उस रात के बारे में दोबारा बात करना नहीं चाहता था। अगले कुछ दिनों तक रमेश और उसके दोस्त इस अनुभव से उभरने की कोशिश करते रहे। हालांकि उन्होंने उस घटना को पीछे छोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कभी कभी रात में रमेश को लगता कि वो गुड़िया अभी भी कहीं से उसे देख रही है। उसे अक्सर लगता कि उसके आसपास एक ठंडी हवा चल रही है, मानो वो आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। उसके दोस्त भी इस बारे में कभी कभी डरावनी बातें करने लगे कि उनके सपनों में कभी कभी वो गुड़िया उन्हें दिखाई देती है। समय के साथ वो घर भी किसी ने खरीद लिया और गांव के लोगों ने एक नई कहानी बना ली कि उस घर में अब कोई डरावनी चीज नहीं है।
पर रमेश और उसके दोस्त कभी उस जगह दोबारा नहीं गए। वो अनुभव उनकी यादों में एक खौफनाक सपने की तरह दर्ज हो गया, जो हमेशा के लिए उनके मन के किसी कोने में दफन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो या डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई डरावना एक्सपीरियंस हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी भी कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप अपनी कहानी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।